नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। भारत में गिनती के राजनीतिक दल हैं, गिनती की लोकसभा सीटें और गिनती की विधानसभा सीटें, लेकिन आम पार्टी कार्यकर्ता अनगिनत हैं और इन पार्टी कार्यकर्ताओं की गिनती कभी मंडल अध्यक्ष, कभी बूथ अध्यक्ष, तो कभी नगर मंत्री या महामंत्री के रूप में की जा सकती है। लेकिन जितने पद हैं उनके रेशो में पार्टी कार्यकर्ता का कोई फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीति में रोजगार मिलता है या फिर सिर्फ सपने? क्योंकि भारत में युवा पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या करोड़ों में है और जो अमीर हैं उनके लिए राजनीति करना आसान हो सकता है, वो सपना देख सकते हैं। लेकिन एक गरीब कार्यकर्ता के लिए क्या राजनीति में रोजगार का कोई अवसर है, या सपनों के सहारे एक युवा अपना समय दांव पर लगा रहा है? इसका जवाब हां भी है और ना भी है। परंपरागत राजनीति में बदलाव लाने की जिद थी, रोजगार नहीं था, लेकिन नए दौर में राजनीति बदली है, इसका रंग बदला है और राजनीति का कॉर्पोरेट मेकओवर हो रहा है। आईआईटी, आईआईएम पास आउट्स राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। अब सियासत सिर्फ सपने नहीं दिखाती, बल्कि राजनीति में रोजगार भी नया रिवाज बन चुका है। और यही है नए भारत की राजनीतिक स्टोरी, जिसका इकोनॉमिक एंगल समझेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। आने वाले कल को युवा ही गढ़ सकता है और वही गढ़ सकता है जो उसके लिए संकल्प लेता है। भारत में तीन चीजों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है: क्रिकेट, सिनेमा और पॉलिटिक्स। और क्योंकि हमारे देश में चुनावी मौसम चल रहा है, पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। लेकिन बीते एक दशक में पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत हद तक बदल चुका है। इसमें बीजेपी फ्रंट पर खेल रही है, कैसे वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बिग पिक्चर से चुनावों के बदलते कैरेक्टर को आपको समझा देते हैं। हमारे देश में होने वाले चुनावों में अब मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा है। चुनावी कैंपेनिंग में एक साइंस इन्वॉल्व हो चुकी है, और ये वो साइंस है जो आम वोटर से वोट डलवाने का काम करने लगी है। इस साइंस की जरूरत अब लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी को है। जैसे कि किसी फिल्म का ट्रेलर ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होता है फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और ये ट्रेलर ही किसी फिल्म की सफलता में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी ट्रेलर को बनाने में जो साइंस इन्वॉल्व होती है, वैसा ही कुछ अब चुनावों में भी देखने को मिलता है। और इसी इलेक्शन साइंस ने भारत की राजनीति में नया रोल प्ले करना अब शुरू कर दिया है। बीते एक दशक में बहुत कुछ बदला। उन बदलावों को आपने जरूर महसूस भी किया होगा, और इन्हीं में से एक बदलाव है हमारे यहाँ पर होने वाले चुनाव। हमारे चुनाव भी अब बदल गए हैं। हमारे चुनाव में अब मैनेजमेंट का जिम्मा कंपनियों को दिया जाने लगा है, उन टीम्स को दिए जाने लगा जिसमें आईआईटी, आईआईएम और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से आए लोग शामिल हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी की बजाय ये युवा अब चुनावों की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। ये टीमें जो काम कर रही हैं उसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कहा जाता है, और इनकी टीम या फिर कंपनी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कहकर अब संबोधित किया जाता है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर उनके विजन, उनकी जरूरतों और उनके गोल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो सेट गोल्स को अचीव करने के लिए
एक पूरा मसौदा, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ये पहला भाग है जहां पर एक रूपरेखा तैयार की जाती है और बाकी कामों के लिए भी एक डेडलाइन सेट कर दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में बड़े नेता और कंसल्टेंट चुनाव से पहले समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और उसके हिसाब से जरूरी बदलाव भी करते रहते हैं, तब्दीलियां होती रहती हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज ने चुनावों की ट्रेडिशनल कैंपेनिंग और टिकट वितरण में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है सर्वेस के जरिए। आप ये देखिए कि चुनाव से पहले सर्वे कराने का चलन तो पहले भी था, लेकिन बीते कुछ सालों में सर्वे कराने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। अब पार्टियां आंतरिक सर्वे यानी कि एक इंटरनल सर्वे करवाती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि कम लागत और कम समय में पार्टियां माइक्रो लेवल यानी कि बूथ स्तर पर यह जान पाती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस असल में है क्या। बीते कुछ सालों में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता चुनावी इलाकों से दूर बैठकर इन्हीं सर्वेस को देखते हुए अपनी कैंपेनिंग का तरीका तय करते हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की तरफ से दिए गए इन्हीं सर्वेस के आधार पर टिकट देने का चलन भी अब बढ़ चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जब किसी बड़े नेता के पसंदीदा उम्मीदवार को महज इस बात के लिए टिकट दे दिया जाता था कि वो उस नेता का करीबी है या फिर उस बड़े नेता को पसंद है। अब टिकट उसी उम्मीदवार को दी जाती है जिसकी लोकप्रियता सर्वे में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि वो पॉपुलर है। और अब किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा, इसे पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनीज के सर्वे के जरिए ही देखा जाता है और समझा जाता है। आपको बीते साल हुए 3 राज्यों के चुनाव याद होंगे जहां पर बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य प्रदेश चुनावों के टिकट वितरण में सर्वे का सहारा लिया था और सर्वे के आधार पर ही विधानसभाओं को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया था। जहां पर जीत की सबसे ज्यादा संभावना दिखती है वो ए कैटेगरी की सीट मानी गई। जहां पर जीत को लेकर संशय नजर आता है उसे बी कैटेगरी सीट माना गया और जहां पर बीजेपी के लिए या किसी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल था उसे सी कैटेगरी सीट माना गया और इस आधार पर तय किया गया कि कहां पर टिकट वितरण में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, कहां पर स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग की जरूरत है। इस सर्वे के डिजाइनर्स भी आईआईटी, आईआईएम पास आउट ही थे जिन्होंने पार्टी आला कमान के साथ बैठकर यह स्ट्रैटेजी तैयार की थी। तो ये तो रही मॉडर्न सर्वेस की बात। और अब बात करते हैं चुनावों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। आप ये देखिए कि साल 2014 में प्रधानमंत्री की जीत में पहली बार सोशल मीडिया को लेकर चर्चा तेज हुई। 2014 में बीजेपी की जीत को स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कैंपेनिंग के साथ भी जोड़कर देखा गया और इसके बाद सभी दलों ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहां पर अपनी पॉपुलैरिटी को बेटर करने के लिए एक्टिव रहना शुरू कर दिया। आज की तारीख में बात यहां तक बढ़ चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से कहते हैं कि उनके YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको भी वो वीडियो याद होगा और ऐसे में एक बार उस वीडियो को हम रिवाइज कर लेते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राजनीतिक पार्टियों की सोशल मीडिया कैंपेनिंग में सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, कंटेंट राइटर्स और टेक सैवी लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। ये लोग उम्र, काम और क्षेत्र के आधार पर लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बात करते हैं या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आपने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पार्टीज के लिए पोस्टर, प्रचार और कंटेंट देखे होंगे। पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जो भी कमेंट्स आते हैं उन्हें बड़ी बारीकी के साथ मॉनिटर किया जाता है और जहां पर कमी नजर आती है उस पर काम किया जाता है। सोशल मीडिया के साथ ही ये कंसल्टेंसी टीम्स रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी काम करती है।
इसका मतलब यह है कि कब किसी नेता को क्या एक्टिविटी करनी है, कब किस नेता को कैसा पहनावा रखना है, यह सब भी बहुत रिसर्च के बाद किया जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिंदी पट्टी से अलग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनकी पोशाक, उनका पहनावा पूरी तरह से बदला हुआ होता है। प्रधानमंत्री की पगड़ी का रंग हर बार स्वतंत्रता दिवस पर बदला हुआ सा नजर आता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी व्हाइट टी शर्ट आपको याद होगी कितनी चर्चा में रही थी। और चेंज इन अटायर भी मॉडर्न पॉलिटिक्स की मॉडर्न स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। इसके अलावा आपने एक बदलाव और महसूस किया होगा। पहले के जमाने में सड़कों पर जो पार्टी या फिर नेताओं के पोस्टर लगते थे उसमें अमूमन ये लिखा होता था कि हमारे नेता को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं, या फिर मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, आने वाले चुनावों में भारी मत के साथ हमें जिताएं। लेकिन अब ये बैनर पोस्टर भी बदले बदले से नजर आने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि ये काफी क्रिएटिव हो चुके हैं। शेरो शायरी का इस्तेमाल होने लगा है। इंग्लिश में भी बैनर पोस्टर लगने लगे हैं। नेताओं की फोटो को किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखाने की कोशिश इनके जरिए होती है। बैनर पोस्टर पर आंकड़े छपने लगे। ये सब इसी मॉडर्न डे कैंपेनिंग का हिस्सा है, जिसे कार्यकर्ता नहीं बल्कि अब एक्सपर्टीज डिजाइन करने लगे। और अब इन सब की शुरुआत कहां से होती है उसको आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम सीधे चलते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनावों की कैंपेनिंग। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग का जिम्मा मिला था कैग को, CAG यानी कि सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कैग में IIT से पढ़े हुए लोग शामिल थे और प्रशांत किशोर को आप जानते ही होंगे, वो भी इसी टीम का हिस्सा थे। प्रशांत किशोर की अगुवाई में इस हाईटेक टीम ने नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन डिजाइन किया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत के साथ ही इस टीम की चर्चा भी तेज हो गई थी। हर पार्टी इसी हाईटेक टीम को हायर करने की बात करने लगी और यहीं से ये बिजनेस एक्सपैंड होने लगा। 2015 आते आते कैग टूट गई और इसके सदस्य अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसे ही आईपैक की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इसके बाकी सदस्यों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स खोल ली। जैसे कि आईपैक छोड़ने से पहले इसके एक सदस्य रॉबिन शर्मा ने YSR कांग्रेस पार्टी और जगन मोहन रेड्डी के लिए 2019 में कैंपेन को डिजाइन किया था। और उस जीत के बाद अब रॉबिन शर्मा आईपैक में तो नहीं है, लेकिन अब वो अपनी नई फर्म के साथ TDP के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए कैंपेन को डिजाइन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जीत जाने के बाद इसका श्रेय इन कंसल्टेंसी फर्म्स को तो बिल्कुल भी नहीं देती हैं, क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट नेताओं के नाम पर चला जाता है। ऐसे में तेजी के साथ बढ़ती इन कंपनीज को उतना एक्सपोजर नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में ये कंपनियां 2000 से 2500 करोड़ का बिजनेस करती हैं, तकरीबन 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ये 30,000 लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से होते हैं, जैसे कि IIT, IIM। 2024 के चुनावों से पहले और एक बार फिर से हर राजनीतिक पार्टी इन्हीं कंसल्टेंसी फर्म्स का सहारा ले रही है, जो कि बिहाइंड द डोर्स इन पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हैं और बाद में जो पार्टी जीतती है उसी तरह ये फर्म्स भी जीतती हैं, क्योंकि जिनके हाथ जितनी जीत का रिकॉर्ड जाता है वो ही सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है और इसका रिकॉर्ड राजनीतिक पार्टियां जरूर रखती हैं। ये तो हुई राजनीति के बदलते रंग की बात, जिसमें रोजगार भी शामिल है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली
किसी राजनीतिक दल ने अगर लीड ली हुई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी यूं तो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देती है, उनके टिकट वितरण और चुनावों के बाद आते फैसलों से ये नजर भी आता है। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी अपने कैडर में आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पास आउट युवाओं को शामिल करने की योजना पर भी काम कर रही है। पार्टी ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने जा रही है जो कि आना पॉलिटिक्स में चाहते हैं पर राजनीति की धारा में घुले मिले हुए नहीं। इन युवाओं का किसी नेता से जुड़ा या पार्टी के प्रचार और रैलियों में शामिल रहने की अनिवार्यता नहीं है और पार्टी को ऐसे युवा पेशेवर चाहिए जो कि अपने टैलेंट से समाज व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सके। इस तरीके से आने वाले 5 से 10 साल में पार्टी का एक नया स्वरूप गढ़ पाएगा। ऐसे युवाओं की मदद से पार्टी अलग थिंक टैंक कैडर को तैयार करेगी। शुरुआती ग्रूमिंग के दौरान 50,000 से 5 लाख तक का मासिक स्टाइपेंड भी इनको मिलेगा और ये युवा भविष्य में चुनाव लड़ने के साथ सांसद, विधायक या फिर मंत्री बन सके। पार्टी के संगठन को आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों के अलावा मैनेजमेंट, मेडिसिन, पीएचडी, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान पढ़ रहे युवाओं को चुनने का काम दिया गया है। पढ़ाई के बाद क्षमता के अनुसार इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी और इन युवाओं को भविष्य में पीएमओ के अलावा केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या फिर संगठन ऑफिस में मौके मिलेंगे। यहां पर उनकी कार्यशैली व योगदान की समीक्षा के बाद राजनीति में सीधे एंट्री मिल सके। रणनीति और प्रबंधन के मोर्चे पर पार्टी इन युवाओं की दक्षता का भरपूर इस्तेमाल करेगी। इन्हें पार्टी सरकार के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने होंगे और इनके इनपुट्स उचित प्रभावी लगते हैं तो इन्हें पार्टी व सरकार लागू करेगी। इन युवाओं को अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर अलग अलग जानकारियां और इसके साथ ही डेटा एनालिसिस करके एल्गोरिथम को तैयार करना होगा जो कि पार्टी और सरकार के नए एक्शन प्लान का हिस्सा होगा। और इन सब से होगा क्या? अगर आप कोर में देखेंगे तो आपको रोजगार नजर आएगा। आज तक जहां पर आईआईएम, आईआईटी और देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर विदेशों की किसी कंपनी पर रोजगार के लिए डिपेंडेंट होते थे, अब उन्हें देश में ही मौका मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करके उन्हें रोजगार मिलेगा और वहीं इनकी सूझबूझ, इनकी क्षमता और समझ से राजनीति भी बदलेगी जिससे देश बदलेगा। अच्छे आइडियाज से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी, मतलब राजनीति भी, रोजगार भी और इसके साथ ही पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग भी, रीस्टोरेशन भी और रीडेवलपमेंट भी होगा। इन शॉर्ट, इंडियाज रोड मैप इज रेडी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन और यही तो है नए भारत का सपना।